तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सौर मंडल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने सौर मंडल के उन क्वेश्चन को कवर किया है जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वह है कि लघु ज्वार भाटा होते हैं, प्रबल होते हैं कि दुर्बल होते हैं कि मध्यम होते हैं कि अत्यंत प्रबल होते हैं। तो देखिए जो लघु ज्वार भाटा होता है यह आपका जो है यह दुर्बल होता है। जी हाँ दोस्तों, लघु ज्वार भाटा सामान्यतः ज्वार भाटा में जो है कि 20% नीचा होता है, जिसे कि हम दीर्घ ज्वार भाटा, और सामान्य ज्वार भाटा में 20% से अधिक ऊंचा होता है। तो इसको जो है कि हम लोग दुर्बल कहेंगे। जो लघु ज्वार भाटा होते हैं यह आपका दुर्बल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण बनती है। जो महासागरों की सतह है उस पर सूर्य और चांद जब गुरुत्वाकर्षण पड़ता है तो उससे क्या बनती है? धाराएं बनती हैं कि अफवाह बनती हैं कि ज्वार भाटा बनती हैं कि लहरें बनती हैं? तो देखिए इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ज्वार भाटा। जी हाँ दोस्तों, जो सूर्य और चांद का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है उसी के कारण जो है कि ज्वार भाटा आते हैं। तो प्रायः यह हमेशा आते रहते हैं। जब अमावस्या होती है या सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो उस दिन जरूर जो है कि ज्वार भाटा आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा पर, या चंद्रमा का पृथ्वी पर? तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा पृथ्वी पर जो है कि सूर्य और चंद्रमा का जब प्रभाव पड़ता है तभी जो है कि ज्वार भाटा आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका इसका 3 वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सागर में बृहद ज्वार कब उठता है? केवल चंद्रमा दिवस पर, पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन, उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति प्रथम सूर्याग्रहण पर हो, केवल अमावस्या के दिन? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन। सागर में जो बृहद ज्वार उठता है यह पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन उठता है, और यह तब होता है जब सूर्य जो है पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक सीधी रेखा में होते हैं, तो उनकी सम्मिलित गति से जो है कि बृहद ज्वार उठता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यह इसलिए आता है क्योंकि जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो जिसके कारण जो है कि बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और उसी के कारण जो है कि बृहद ज्वार उठता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में होता है? तो हीलियम 4 किस में ज़्यादा होता है? पृथ्वी पर है कि चंद्रमा पर है कि शुक्र पर है कि शनि पर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा पृथ्वी पर। जी हाँ दोस्तों, हीलियम जो पाया जाता है हीलियम 4 यह जो है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनत पर घुड़ी है? मतलब कितने कोण पर घूमी हुई है, झुकी हुई है? तो इसका जो ऑप्शन है आपका यह है 23.5 अंश, 22.5 अंश, 21.5 अंश कि 20 अंश? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 23.5 अंश। जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही हैं कि पृथ्वी जो है यह 23.5 अंश के अंश पर जो है कि झुकी हुई है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो जो पृथ्वी चक्कर लगाती है यह कितने समय में जो है कि अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगा लेती है? 23 घंटा 30 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट, 4.9 सेकेंड कि 23 घंटा 10 मिनट, या 2 सेकेंड 24 घंटा? तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा
वह हो जाएगा 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी जो है यह 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकंड में अपने अक्ष पर एक बार पूरी तरह से घूम जाती है, जिसके कारण दिन और रात भी होते हैं। तो यह आप जानते ही होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यह आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि दिन और रात बनते हैं पृथ्वी की कक्षा की आकृति के कारण, परिक्रमण की गति के कारण, घूर्णन की गति के कारण, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा घूर्णन की गति के कारण। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकंड में, तो उसमें क्या होता है, उसी के द्वारा दिन और रात बनते हैं। तो वही चीज़ यह पूछा गया है कि दिन और रात कैसे बनते हैं। तो घूर्णन की गति जो है, जैसे अपने अक्ष पर घूमती है कोई वस्तु, जैसे लट्टू की गति होती है, तो उसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। और जैसे किसी परिधि पर कोई चीज़ घूम रही है तो वह आपका परिक्रमण होता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं परिक्रमण और घूर्णन में। तो परिक्रमण और घूर्णन में आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं ध्रुव पर, प्रमुख याम उत्तर पर, अंटार्कटिक पर, कि भूमध्य रेखा पर। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि प्रकाश वृत्त हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कि दिन भी उतने ही घंटे की होती है जितने घंटे की आपकी रात होती है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सुपरनोवा क्या है, पुच्छल तारा है, कि ग्रहिका है, कि विस्फोटी तारा है, कि ब्लैक होल है। तो देखिए जो सुपरनोवा है यह आपका विस्फोटी तारा है। जी हाँ दोस्तों, सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा जो है आपका यह एक विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा या विस्फोटी तारा वह होता है जब तारा धीरे धीरे जो है कि ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि सुपरनोवा आखिर हम लोग किसको कहेंगे। तो यह वही तारा होता है जो धीरे धीरे जो है कि ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है, जिसको कि हम लोग रक्तदानव भी कहते हैं। इसको रेड जाइंट भी बोला जाता है। और जब केंद्र में हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ होता है जिसमें कि लोहा में परिवर्तित होने लगता है जब, तो उसे ही सुपरनोवा बन जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग रक्तदानव भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछ लेता है कि रक्तदानव किसे कहते हैं, तो आप सुपरनोवा को ही हम लोग रक्तदानव भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, वह आपका होता है विस्फोटी तारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है, 13,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर, कि 30,000 किलोमीटर, कि 40,075 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वह है 40,075 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की जो परिधि है लगभग 40,075 किलोमीटर है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें भी जो है कि थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यह किससे पूछा है। जी हाँ दोस्तों, अगर जो है कि विषुवत रेखा से लेकर पूछा जाए तो इसकी दूरी जो है कि वह 40,075 किलोमीटर मतलब परिधि है। वहीं पर अगर हम ध्रुवों की ओर से इसकी परिधि को देखें तो वह हो जाएगा 40,008 किलोमीटर। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि इसका जो है कि दूरी विषुवत रेखा से पूछा है परिधि का, कि जो है कि आपका कि इससे ध्रुवों से पूछा गया। तो ध्रुवों से पूछेगा तो 40,008 हो जाएगा। वहीं पर अगर आपका विषुवत रेखा से पूछेगा तो वह आपका हो जाएगा 40,075 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई। जून 2007 में न्यूजीलैंड में, मई 2009 श्रीलंका में, अप्रैल 2008 जापान में, कि मार्च 2007 ऑस्ट्रेलिया में।
तो यह देखिए जो पृथ्वी घंटे की अवधारणा है, यह आपका जो शुरू हुआ था, यह आपका हुआ था मई 2009 श्रीलंका में। जी हाँ दोस्तों, यह आपका सॉरी फ्रेंड्स, यह श्रीलंका में नहीं शुरू हुआ था, यह हुआ था मार्च 2007 ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ दोस्तों, यह 2007 में, सॉरी हमने यह गलती से बता दिया आपको 2009, यह आपका हुआ था मार्च 2007 ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि यहाँ पर जो है कि WWF द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित होता है जिसको कि हम लोग अर्थ पावर बोलते हैं, और उसी के द्वारा जो है कि पृथ्वी के घंटे की अवधारणा शुरू की गई। यहाँ पर जो है कि टाइम वगैरह चेक किया जाने लगा, तो यही हुआ था मार्च 2007 आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि मार्च 2007 ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? 3, 4, 2, 1। तो इसमें से सही जो आंसर आपका है वह है 3। जी हाँ दोस्तों, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण के लिए आपके 3 जो यहाँ पर 3 जो है वह आपके तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, हमने जो है कि सौर मंडल से रिलेटेड 2 वीडियो और बनाया है जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो अगर आप वह नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सौर मंडल के हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को उन वीडियो में भी कवर किया है जो कि आपका किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में भी ज़रूरी है कि वो उसी में से कोई न कोई क्वेश्चन आपका, अगर सौर मंडल उठाएगा टॉपिक, तो उसी जो क्वेश्चन है उसी में से कोई न कोई क्वेश्चन होगा। तो अगर आप इस तीनों वीडियो को देख करके सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि सौर मंडल से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए।